षटकर्म की दूसरी क्रिया है वस्ती क्रिया। वस्ती में कहा गया है जल वस्ती शुष्क वस्ती वस्ती च द्विविधो स्मृतौ जल वस्ती जले कुर्यात् शुष्क वस्तिम सदाक्षितो। तो कहते हैं कि वस्ती के दो प्रकार हैं, जल वस्ती और शुष्क वस्ती। शुष्क वस्ती को ही स्थल वस्ती भी कहा जाता है। तो अगर कहीं स्थल वस्ती आए तो हम शुष्क से कंफ्यूज नहीं होंगे कि शुष्क वस्ती हमने पढ़ा था घेरन में, वो स्थल वस्ती को ही शुष्क वस्ती भी कहा जाता है। और जल वस्ती जले कुर्यात, तो जल वस्ती हमेशा जल में किया जाता है। और उसके बाद कहा गया है शुष्क वस्ती सदाक्षितो, कि शुष्क वस्ती हमेशा छितो मतलब जमीन पर की जाती है। तो ये दोनों चीजें बस सिंपल पहले इनका इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। इंट्रोडक्शन के बाद पहले जलवस्ती फिर स्थलवस्ती दोनों की विधि बताई गई है और उसके फल बताए गए हैं। तो पहले हम लोग जलवस्ती देख लेते हैं। कहते हैं जलवस्ती के बारे में, नाभि मग्न जले पायुम न्यस्तवान उत्कट आसनम आकुंचन प्रसारणम च जलवस्ती समाचरेत। कहते हैं नाभि मग्न जले मतलब नाभि तक जल में हम चले जाएंगे, चले गए। नाभि तक जल में जाने के बाद हम उत्कट आसन करेंगे। उत्कट आसन में हमें आना है। उत्कट आसन करने के बाद कहते हैं आकुंचन प्रसारणम। अब आकुंचन और प्रसारण करना है किसका? पायु का। पायु मतलब होता है रेक्टम मसल्स वाला हिस्सा, उसको पायु कहते हैं। पायु यानी कि गुदा। तो गुदा का आकुंचन और प्रसारण करना, आकुंचन सिकोड़ना है, प्रसारण फैलाना है। आकुंचन सिकोड़ना और प्रसारण फैलाना, एक तरह से अश्विनी मुद्रा वाला, अश्विनी मुद्रा ही है। अश्विनी मुद्रा का हम अभ्यास करेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा शब्द अश्विनी मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया गया है घेरन संहिता में, सिर्फ आकुंचन और प्रसारण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यही जलबस्ती है, बहुत सिंपल है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो पहले तो हमने जलबस्ती की विधि देख ली। उसके बाद कहा गया है कि इससे क्या फल मिलता है जलबस्ती से, तो कहते हैं प्रमेहं च उदावर्त क्रूर वायु निवार्येत। तो पहले तो प्रमेह रोग, उदावर्त रोग और क्रूर वायु, इससे निजात मिलती है, इनका निवारण होता है। उसके बाद कहते हैं भवेत स्वच्छंद देहश्च कामदेव समो भवेत। कि आपका देह जो है स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और आप कामदेव के समान बन जाते हो। कामदेव के समान बनने का तात्पर्य यहाँ पर है कि आप इतने स्वच्छ हो जाते हो कि एक आकर्षण आपके अंदर हो जाता है, आपका एक ऑरा बन जाता है, चेहरे पे भी प्रसन्नता आती। कहते हैं ना जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है या कोई रोग बीमारी होती है, चेहरा भी थोड़ा सा, उस चेहरे पे उसकी झलक दिखती है। कई बार हम आपस में मिल करके पूछ देते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, तो सामने वाला अचानक से सचेत हो जाता, कहता नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जबकि वो कुछ विचार कर रहे थे, सोच रहे होते, चिंता में होते, चेहरा बता देता है कि कुछ दिक्कत है। लेकिन जब यहाँ पेट पूरी तरह साफ हो जाता है, रोग बीमारी दूर होने के बाद चेहरा प्रफुल्लित रहता है। तो कामदेव से हम लोग जो तात्पर्य लगाते हैं कि हमें काम वाली भावना, ऐसा ना लगाए। इसका अर्थ है कि बिल्कुल स्वच्छ, उस स्वच्छता को लेकर के यहाँ कामदेव की चर्चा की जाती है। प्रमेह रोग के बारे में कहा गया है कि प्रमेह क्या है? प्रमेह रोग है जेनेटिक ऑर्गन की बीमारी होती है। कई बार पेशाब नली में जलन होती है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो जनरली प्रमेह रोग उसी को कहते हैं। उदावर्त कहा जाता है अफारा रोग को, यानी कि आपके पेट में अपच की शिकायत हो गई है तो अफारा रोग हो गया, उसी को उदावर्तम कहा जाता है। क्रूर वायु आपका अपान वायु, यानी क्रूर वायु में कई चीजें आ जाती है, कई बार गैस की समस्या आ जाती है, कई बार अफारा भी उसमें शामिल होता है, कई बार आपके कॉन्स्टिपेशन भी आ जाता है। क्रूर वायु मतलब अपान वायु से के असंतुलन से जो रोग होते हैं उसको क्रूर वायु वाले श्रेणी में रखा गया है।
तो आपका प्रमेह रोग दूर हो गया, उदावर्त रोग दूर हो गया, और आपका क्रूर वायु संतुलित हो जाता है। इसके बाद कहा गया है स्वच्छंद देह, शरीर स्वच्छ शरीर वाला हो जाता है और कामदेव के समान सुंदर शरीर हो जाता है। यहाँ पर हमारा फल भी हमने देख लिया और जलवस्ती की विधि भी देख ली। अब आते हैं हम लोग, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाएगा, एक तो कि घेरन संहिता के मुताबिक जलवस्ती में कितने जल में आपको जाना चाहिए, तो नाभि मग्न जले दिया हुआ है कि नाभि तक जल में है। उसके बाद किस आसन में किया जाता है, तो उत्कट आसन में किया जाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि जलवस्ती किस आसन में, कितने जल में जाना चाहिए जलवस्ती में, तो नाभि तक जल में और उत्कट आसन में करना चाहिए। आकुंचन प्रसारण, गुदा का आकुंचन और प्रसारण करें। अब हम लोग आते हैं, इसका एक बार और से रिवीजन देख लेते हैं, फिर आते हैं। तो जलवस्ती क्रिया में देख लिया हमने, जल में नाभि तक बैठकर उत्कट आसन लगाएं, फिर गुदाद्वार को सिकोड़े फैलाएं। प्रमेह रोग, उदावर्त रोग, क्रूर वायु खत्म होती है, शरीर स्वच्छ हो जाता है, कामदेव के समान हो जाता है। अब हम लोग शुष्क वायु देख लेते हैं, शुष्क वस्ती देख लेते हैं, यानी स्थल वस्ती देख लेते हैं। स्थल वस्ती में पहले क्रियाविधि देख लेते हैं, फिर उसके फल पर आएंगे। स्थल वस्ती में कहते हैं पश्चिमोत्तान तो वस्ति चालयित्वा शनैः शनैः अश्वनी मुद्रया पायुम आकुंचयेत प्रसारयेत। अब इसमें अश्विनी मुद्रा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और ऊपर वाले में नहीं किया गया था, लेकिन है अश्विनी मुद्रा ही। अब इसमें कहते हैं पश्चिमोत्तान आसन में हम बैठ जाएंगे, पश्चिमोत्तान आसन जमीन पर हम लगाएंगे। स्थल बस्ती है तो स्थल पर पहले ही कहा गया था, स्थल बस्ती सदैव छितो, छितो मतलब जमीन पर ही करेंगे। तो पश्चिमोत्तान आसन हमने लगा लिया। उसके बाद वस्ती स्थान को चालित्वा शब्द कहा गया है, वस्ती स्थान को धीरे धीरे पहले चलाना है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो अश्विनी मुद्रा वाली बात दूसरे लाइन में है, लेकिन पहले ही लाइन में जो कहा गया है कि पहले पश्चिमोत्तान आसन लगाएंगे, फिर वस्ती स्थान को चलाएंगे। तो वस्ती स्थान कौन सा होता है, जो रेक्टम मसल्स के पास वाला, रेक्टम मसल्स से ऊपर वाला, यानी कि जो पेल्विक फ्लोर मसल्स के पास वाला इलाका है, नाभि से नीचे वाला, उसको वस्ती स्थान कहा जाता है। जनरली अगर एक लाइन में कहे तो नाभि से नीचे वाला स्थान को वस्ती स्थान कहा जाता है। तो कहते हैं कि वस्ती स्थान को पहले तो धीरे धीरे चलाएंगे। ठीक है, हमने चला लिया ताकि उधर नाभि से नीचे के मसल्स पर हमने थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको हमने थोड़ा मूवमेंट दिया। उसके बाद कहते हैं दूसरी लाइन में कि हम अश्विनी मुद्रा करेंगे। अब अश्विनी मुद्रा में कहा गया है क्या करेंगे अश्विनी मुद्रा में, तो कहते हैं कि आकुंचन, पायु का आकुंचन और प्रसारण करेंगे। पायु मतलब गुदाद्वार का आकुंचन करेंगे और प्रसारण, आकुंचन फिर वही बात सिकोड़ना, और प्रसारण, प्रसारियत मतलब फैलाना। इसे ही स्थल वस्ती कहते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, और घेरन संहिता के मुताबिक भी इसमें उतना ही सिंपल है जितना हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो आपका हो गया पश्चिमोत्तान आसन लगाना है, इसको इस हिसाब से एक बार पूरा एक साथ देख लेते हैं कि भूमि पर पश्चिमोत्तान आसन लगाएंगे, वस्ती वाले स्थान का परिचालन करेंगे, अश्विनी मुद्रा से पायु को सिकोड़ेंगे, फैलाएंगे। ये क्रियाविधि है स्थल वस्ती की, शुष्क वस्ती की। फल में कहा गया है कोष्ठ दोष आम वात का समन होगा, जठराग्नि प्रज्वलित होगी। तो लाभ वाला भी देख लेते हैं। एवं अभ्यास योगेन, इसका लगातार अभ्यास करने से कोष्ठ दोषो न विद्यते, कोष्ठ दोष का विनाश होगा, वो नहीं रुक सकता है। विवर्धियेत जठराग्नि आम वातम, जठराग्नि आपकी बढ़ेगी, आम वात आपका ठीक होगा। विनाशियत यानी कि जठराग्नि बढ़ेगी, आम वात का विनाश होगा। तो उस हिसाब से फल में हो गया कोष्ठ दोष आम वात का समन, जठराग्नि प्रज्वलित होगी। ये हमारा शुष्क वस्ती भी कंप्लीट हुआ। धोती, वस्ती
अब नेति यानी कि षटकर्म के तीसरे अभ्यास पर हम लोग पहुंच चुके हैं। षटकर्म के तीसरे अभ्यास में कहा गया है यहाँ पर वितस्तिमानम सूक्ष्म सूत्रम नासा नाले प्रवेशयेत। वितस्तिमानम एक वित्ता सूक्ष्म सूत्र होगा और नासिका के नली में उसको प्रवेश कराएंगे। उसके बाद कहा गया है मुखात निर्गमयेत पश्चात प्रोच्यते नेति कर्मकम। अब पहले प्रवेश कराएंगे और फिर मुख से उसका निर्गमयेत, मुखात निर्गमयेत, नाक से नासा नली से प्रवेश करा करके मुख से निर्गम कराते हुए पश्चात प्रोच्यते उसको बाहर निकाल देंगे। यानी कि सूत्र नेति हम लोग जैसे करते हैं, नाक में डालते हैं सूत्र को और उंगली से हम लोग मुंह में पकड़ते हैं, मुंह को खोल करके और मुंह से बाहर निकाल लेते हैं। जनरली ये है। हालांकि इसमें ये चीज नहीं कहा गया है कि हम उसको दोनों छोर को पकड़कर हम थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, थोड़ा घर्षण करेंगे, जो कि गुरु के लिए, सानिध्य के लिए छोड़ा गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें कट टू कट बताया गया है, उसके हिसाब से जो एग्जाम में अब क्वेश्चन आपका आएगा, जो आता है कई बार पूछा गया है वितस्तिमानम की हिरण संहिता के मुताबिक सूत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो वितस्ती मान कितना होना चाहिए उसका, एक वितस्ती। एक वितस्ती कहा गया है एक बित्ता, जो आपने अंगूठा और जब पूरे पांचों उंगलियां आप फैला दें तो अंगूठा के छोर और उधर छोटी उंगली कनिष्ठा के छोर तक की जो लंबाई होती है उसको वितस्ती कहते हैं। तो वितस्ती मतलब एक बित्ता, और दूसरा सूक्ष्म सूत्र होना चाहिए, और नासानाल से प्रवेश और मुख से उसका निर्गम, ये हम लोग सब जानते हैं। यही इसी को नेति कर्म कहा गया है। अब वितस्ती में कई बार आधा हाथ भी होता है। आप जब हाथ अपना नापेंगे तो हर आदमी का हाथ तकरीबन 2 वितस्ती होता है, तो आधा हाथ का भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। कई बार अंगुल का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक वितस्ती में 12 अंगुल माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आधा हाथ, एक वितस्ती या 12 अंगुल, एक वितस्ती को 12 अंगुल भी करते हैं। अगर आप अपने वितस्ती से नाप रहे हैं तो आप 12 अंगुल अगर अपना कहीं नाप लें और उसको वितस्ती में डालें तो वही 12 अंगुल आपके माप से आएगा। इंच एक में बालिश आधा हाथ कैसे हो जाएगा? एक बालिश आधा हाथ, एक वितस्ती है, वितस्ती बालिश नहीं हुआ, बालिश तो बोलते हैं। तो आप हाथ अपना नाप लीजिए ना, इसमें क्या है, आप हाथ नापिए अपने कोहनी से, कोहनी वाला हाथ मतलब जी जहां से समझ गई। हाँ। वहां से नाप के देखिए, 2 ही है, मैंने तो नाप लिया, 2 बार नाप लिया, उतना ही अच्छा, है। दो दो बालिश आएगा आधा हाथ। हाँ, ठीक ठीक दो ठीक, मैंने दो गलत लिखा। वितस्ती में आएगा ना, तो वो एक ठीक ठीक हाथ ठीक। का हो जाएगा, आधा हो गया। जी और इंच में कितना होता है पुंडलिक जी वितस्ती? 9 इंच। अच्छा। 9। ये भी पूछा जाता है, कई बार इंच में भी दे दिया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। तीनों चीजें कुछ भी आपको दिया जा सकता है, 12 अंगुल, एक वितस्ती, 9 इंच, तो अगर हमने पूरा पढ़ा हुआ है तो दिक्कत नहीं होगी। अब इसके फल बताए गए हैं। अब आगे कहते हैं साधनात् साधनात् नेति कार्यस्य खेचरी सिद्धि आपनुयात। अब जो इम्पोर्टेंट है वो खेचरी वाला शब्द, इससे संबंधित सवाल आपका आएगा कि नेति क्रिया से सिद्धि होती है किस चीज की, या खेचरी की सिद्धि होती है किस सत्कर्म से। ये कई बार क्वेश्चन आया भी है नेट जीआरएफ में और आगे भी आ सकता है, तो हम ध्यान रखेंगे। ये खेचरी वाला कहीं नोट कर लीजिएगा अलग से भी। अब नोट्स तो ये वाला मिलेगा, लेकिन अलग से भी आपको ये नोट करना है, ये खेचरी सिद्धि वाला। तो सूत्र नेति से या नेति क्रिया से खेचरी सिद्धि हो जाती है अपने आप। कफ दोषाः विनश्यति दिव्य दृष्टि प्रजायते। कफ दोष का नाश होता है, ये तो सिंपल है, इसको याद तो रख ही लेंगे। और दिव्य दृष्टि भी हमें मिलती है। तो खेचरी सिद्धि और दिव्य दृष्टि 2 इंपॉर्टेंट चीज हैं। दिव्य दृष्टि का एक हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था घेरन संहिता में, इससे पहले किसमें था, किन्हीं को याद है दिव्य दृष्टि का? हाँ पढ़ा था। जी सर। हाँ बताइए पुगली जी। त्राटक सर, कपाल रंध्र, कपाल रंध्र में पढ़ा था और त्राटक में भी है।
तो त्राटक अभी पढ़ा कहाँ हम लोग? हाँ, अटक नहीं हमने नहीं पढ़ा सर, हमने कपाल रंध्र पढ़ा था। हाँ, कपाल रंध्र में अभी तक जितना पढ़ा है उसमें हमारा कपाल रंध्र वाला आया और ये आपका नेति वाला आया, और इसमें जो नई चीज है वो खेचरी वाला आया। ठीक है, तो इसको लास्ट में जब हमारा सत्कर्म हो जाएगा ना, तो उसमें इस तरह की चीजों को मैं अलग से निकाल करके एक वो स्लाइड बना करके उसको रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेति में कहा गया है एक वितस्ती लंबा सूक्ष्म धागा नासिका से डालेंगे, मुख से बाहर निकाल लेंगे। शोर तो नहीं हो रहा है पीछे, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है? बताएं, हो रही तो बताएं फिर मैं। हाँ सब बच्चे खेलने की आवाज आ रही है। अंश बेटा हल्ला कम करो थोड़ा सा, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है हम लोग। ठीक है, हम तो तो नेति डिस्टर्ब नहीं हो रहे। नेति क्रिया में एक वितस्ती लंबा सूक्ष्म धागा नासिका से डालेंगे, मुख से बाहर निकाल लेंगे, ये हमारा नेति क्रिया कंप्लीट है। इसमें जल नेति की के बारे में कोई चर्चा नहीं है घेरन संहिता में। एक बार फिर से पुनः 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 पहले भी बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सूत्र नेति की चर्चा है। फल में कहा गया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फल है वो खेचरी की सिद्धि है, कफ दोष का निवारण है, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अब हम लोग आते हैं नौली क्रिया, यानी इसमें लौलिकी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब षटकर्म में लौलिकी है। लौलिकी में कहा गया है अमंद वेगेन तुंदम भ्रामयेत उभय पार्श्वयोः, यानी कि अमंद वेगेन तुंदम भ्रामयेत उभय पार्श्वयोः। अब कहते हैं तुंदम मतलब होता है पेट को, अमंद वेगेन होता है तीव्र गति से। ये ध्यान रखिए, अमंद वेगेन का आ मतलब नहीं, मंद मतलब धीमा, धीमा नहीं, तेज गति से इसका अभ्यास करेंगे। तुंदम मतलब तोंद मतलब पेट को क्या करेंगे, भ्रमण कराएंगे। भ्रमण दोनों पार्श्वों में, कहाँ भ्रमण कराएंगे, दोनों पार्श्वों में, उभ पार्श्वयो, दोनों पार्श्वों में उसको भ्रमण कराएंगे। यानी कि लौलिकी में हम जो पेट को बीच में बना लेते हैं मध्य नौली, और उसके बाद उस नौली को भ्रमण कराते हैं, एक बार वाम नौली, एक बार दक्षिण नौली, एक बार वाम नौली, एक बार दक्षिण नौली। तो कैसे करना है, धीमे नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है। अमंद वेगन मतलब तीव्र गति से करना है। उसके बाद इसका फल बताया गया है सर्व रोगानि हन्ति देहा नल विवर्धनम। कहते हैं सभी रोग जो है इससे नाश होते हैं और शरीर की अग्नि बढ़ती है। तो लौलिकी क्रिया आप लोग सब लोगों ने करा भी होगा, शायद देखा भी होगा। वैसे वीडियो है, इससे पहले हम लोगों ने जब हट पर दीपिका या घेरन पढ़ रहे थे तो पहले हमने वीडियो दिखाया था। तो अभी सर ये अग्निसार क्रिया भी तो ऐसा ही होता है, बिल्कुल सेम डिट्टो। नहीं, डिट्टो नहीं होता है अग्निसार में, इसमें फर्क है। तो इसमें भी तो आगे पीछे करते हैं नाभि को, सांस आगे रोक के। पीछे करते हैं, इसमें भ्रमण पार्श्व में कहा गया है, दोनों पार्श्वों में, बाएं दाएं। उसमें बाएं दाएं नहीं, आगे पीछे होता है। हाँ। देखिए इसमें दोनों पार्श्व में गया, तो दोनों पार्श्व में जाना ये नौली है, और इसी में हमने आप जो कह रहे थे उमेश जी वो वाला व्याप, ये तो दोनों पार्श्व वाला हो गया। अब इसको करेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए पहले अग्निसार की क्रिया पहले करना होता है। लंबी गहरी श्वास लें, फिर पूरे श्वास को बाहर निकाल दें और फिर पेट को अंदर बाहर कुछ इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। लंबे समय तक आपको अग्निसार का अभ्यास करना होता है। ठीक है उमेश जी? जी सर, जी सर। हाँ, तो ये अंतर है। तो अग्निसार में दोनों पार्श्वों में गया था, उसमें लौलिकी में, और अग्निसार में अंदर बाहर गया था। ये दोनों में अंतर है। अब इसमें कहा गया है कि हाँ, फल में सभी रोगों का नाश होता है और शरीर की अग्नि बढ़ती है।
विवर्धनम, शरीर की अग्नि में बढ़ोतरी होती है, एक तरह से बैलेंस होता है। बढ़ोतरी का तात्पर्य जहां कम है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा नौली के बाद। अब हम आएंगे त्राटक पर। अब त्राटक वाला जो पुंडलिक जी कह रहे थे, त्राटक, त्राटक का अभ्यास हम लोग देखेंगे। त्राटक में कहते हैं निमेशोन उन्मेषोक कंग, निमेश और उन्मेष दो शब्द को यहाँ मिला करके लिखा गया है, यानी पलक का गिरना और उठना, उसी को निमेश और उन्मेष कहा गया है। त्यक्त्वा यानी कि उसका त्याग करना है, यानी अपलक देखना है, यानी ना पलकें गिरे ना पलकें ऊपर जाए, उसका त्याग कर देंगे तो अपलक हो जाएगा, यानी कि आंखें खुली है तो खुली है। पहले तो ये स्थिति बनानी है। उसके बाद सूक्ष्म लक्ष्यम, किसी सूक्ष्म लक्ष्य को, कोई एक सूक्ष्म लक्ष्य जो गुरु ने आपको दिया हुआ है, उस सूक्ष्म लक्ष्य को निरीक्षयेत, उसका निरीक्षण करना है। कैसे निरीक्षण करना है? पलक को बिना झपकाए, ना निमेष हो ना उन्मेष हो, बिना निमेष उन्मेष के सूक्ष्म लक्ष्य का निरीक्षण करना है। तब कहते हैं पतंति यावद श्रोणी त्राटकम प्रोच्यते बुधे, यानी कि जब आपका पतंती मतलब गिरना, यावद सुनी जब आपकी आंसू गिरने लग जाए तब तक त्राटक का अभ्यास करेंगे। तो इसमें कई बार आ जाता है घेरन संहिता के मुताबिक त्राटक का अभ्यास कब तक करेंगे? जब तक कि आपके आंखों से आंसू ना गिरने लग जाए तब तक देखेंगे। और कैसे देखेंगे? जैसे आप पलक झपकाना बंद करते हैं वैसे ही आंखों में जलन होने लगती है, और जब आंखों में जलन होने लगती है एक टक देखने से तो फिर आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। शुरुआत में तो ऐसा होता है। अब इसके फल में कहते हैं एवं अभ्यास योगेन सांभवी जायते ध्रुवम। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सांभवी जायते ध्रुवम। ध्रुवम शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया गया है कि जब आपका त्राटक जो है उसका अभ्यास अच्छा होने लग जाता है और अब त्राटक को आपने सिद्ध कर लिया तो सांभवी का अभ्यास अपने आप, सांभवी जायते, सांभवी की भी सिद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नेत्र रोगा, नेत्र के रोग दूर होंगे, विनश्यति दिव्य दृष्टि प्रजायते, इसमें भी दिव्य दृष्टि आपको मिलेगी। तो त्राटक में हो गया निमेष उन्मेष को रोककर, यानी पलक झपकना बंद होना, खुलना बंद होना को रोककर एक सूक्ष्म लक्ष्य को टकटकी लगाकर हम तब तक देखते रहेंगे जब तक कि आंसू ना गिर पड़े। अब इसका फल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सांभवी मुद्रा की स्थिति प्राप्त होती है, आंखों के रोग दूर होते हैं, दिव्य दृष्टि मिलती है। उधर नेति वाले में हमारा हो गया खेचरी से संबंधित, और त्राटक हो गया हमारा सांभवी मुद्रा से संबंधित। ये दो चीजें हमारी हो गई। कपाल भाती का अभ्यास पूरी दुनिया करती है, बाबा रामदेव ने तो इतना फेमस कर दिया, लेकिन घेरन संहिता में जो कपाल भाती बताई गई है वो बिल्कुल अलग है। कई बार लोग बहस करते हैं कि कपाल भाती का अभ्यास ऐसे, इसमें तो बताया गया है ऐसे, प्राणायाम ये वो, लेकिन इसमें जो कपाल भाती बताया गया है वो कपाल भाती तो प्राणायाम के जैसा, अनुलोम विलोम के जैसा बताया गया है, लेकिन हम लोग जो कपाल भाती करते हैं व्यवहारिक तौर पर उसकी चर्चा तो है ही नहीं, ना घेरन संहिता में ना हठ प्रदीपिका में है। तो क्या चर्चा इसमें की गई है उसको हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है कपाल घेरन संहिता के मुताबिक कपाल भाती के कितने भेद बताए गए, तो जैसे ही भेद आ जाए कपाल भाती के, तो जो पहले भी चर्चा हुई है घेरन ऋषि ने हर चीज को बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो घेरन ऋषि ज्यादा डिटेल में बताते थे, ज्यादा पढ़ाते थे, तो उनके हिसाब से हम लोग रख लेंगे। कपाल भाती में कहा गया है वात क्रमेण व्युत क्रमेण शीत क्रमेण विशेषतः भाल भाति त्रिधा कुर्यात कफ दोषम निवार्येत। अब इसमें कपाल भाती में भाल भाती शब्द का इस्तेमाल किया गया। एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भाल भाती शब्द का इस्तेमाल किस शास्त्र में किया गया है, तो घेरन संहिता में कपाल भाती के लिए भाल भाती शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें कहते हैं वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम, ये तीन तरह की कपाल भाती हैं। इनको भाल भाती त्रिधा, ये भाल भाती तीन रूपों में बताई गई है
इनको करने से कफ दोष का निवारण होता है। पहले लाइन में बता दिया गया है कि भाल भांति की 3 विधा है, त्रिधा है, वो है वातक्रम, उसके बाद व्युतक्रम और उसके बाद शीतक्रम। मन ही मन सब लोग इसको रिपीट कर जाएं, वातक्रम, व्युतक्रम, शीतक्रम, वातक्रम, व्युतक्रम, शीतक्रम, तो याद रह जाएगा और इससे कफ दोष का निवारण होता है कपालभाति के अभ्यास से। लेकिन ये वाला कपालभाति घेरन ऋषि के कपालभाति के हिसाब से। अब पहला जो कपालभाति है वो है वातक्रम कपालभाति। वातक्रम कपालभाति में कहते हैं इड़िया पूर्वेद वायुम रेचयेद पिंगलयाः पुनः पिंगलयाः पूरयित्वा पुनश्चंद्रेन रेचयेत। यानी कि इड़ा से पहले आप श्वास लेंगे और रेचयेत पिंगलयाः पुनः, फिर पिंगला से रेचन कर देंगे। तो इड़ा कौन सा हो गया, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। सर। तो हम लेफ्ट साइड। लेफ्ट से श्वास ले रहे हैं। शुरुआत बताया गया है कि हम लेफ्ट से यानी बाई नासिका से श्वास लेंगे, पूरित करेंगे, पूरक करेंगे, और रेचक कहा गया है हम राइट से रेचक करेंगे, यानी कि पिंगला से रेचक करेंगे। अब कहा गया है पिंगलिया पूरित्वा। अब पिंगला से हमने रेचक कर दिया तो अब फिर पिंगला से ही पूरक करेंगे, पूरित करेंगे, और उसके बाद पुनश्चंद्रेन रेचयेत। अब चंद्र से रेचक कर देंगे। तो अनुलोम विलोम में यानी कि जो हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम सिंपल करते हैं बिना रोक करके, उसमें यही वातक्रम को कपालभाति का अभ्यास करते हैं। इसी की व्याख्या में कहा भी गया है कि श्वास का अभ्यास है तो अनुलोम विलोम की तरह है। तो बहुत सारे लोग इसको प्राणायाम की श्रेणी में मान लेते हैं, लेकिन ये उस तरह से नहीं है जैसा हम लोग करते हैं, ये वाला नहीं है। कहते पूरकम रेचकम कृत्वा वेगेन नातु धारियेत। कहते हैं कि इसको वेग पूर्वक भी नहीं करना है। ये भी यहाँ पर एक सावधानी दे दी गई है कि पूरक और रेचक का जो अभ्यास कृत्वा आप करेंगे, वेगेन नातु धारियेत, वो वेग से उसका धारण नहीं करेंगे, तेज गति नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, अगर करने शुरू करें इसका मतलब ये नाड़ी शोधन हो गया सर ये तो। हाँ, इसीलिए तो वातक्रम घेरन संहिता में यही बताया गया है नाड़ी शोधन वाला, जिसमें कि रोकना नहीं है बीच में, बस धीरे धीरे लेना है, लेफ्ट से राइट से छोड़ देना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। सर ये नाड़ी शोधन भी नहीं हुआ, नाड़ी शोधन में तो कुंभक लगता है ना। हाँ, तो वही मैंने अनुलोम- कह दिया अनुलोम- कुंभक को छोड़ दे, तो इसलिए हमने उसमें अच्छा। शब्द जोड़ दिया था। तो ठीक है एक सर। तरह से व्यवहार में जो हम लोग करते हैं वो अनुलोम विलोम, वही शब्द इस्तेमाल करते हैं, अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम में बहुत सारे लोग नहीं रोकते हैं, जिनको कि बीपी वगैरह की शिकायत होती है, उनको जब कराते हैं तो उनको नहीं रोकते हैं, कहते हैं ना आप रोकने वाला छोड़ दीजिए, सिंपल श्वास लें छोड़े, श्वास लें छोड़े। हेलो सर। हाँ जी सुरेश सर। हम जो एक्सेल वाला करते हैं कपालभाति, हाँ, निर्देश आवाज नहीं आ रही। नहीं यार आवाज। हाँ, अब आ रही है, बताएं। जो हम एक्सेल वाला कपालभाति कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, उसका रेफरेंस कहाँ है? यही तो मुझे भी आज तक नहीं मिला है, सही कहीं नहीं मिलता है। कहीं नहीं मिलता है, लेकिन वो है, क्योंकि क्रिया योग में जब मैं प्री प्रैक्टिस क्रिया योग की मुझे बताई गई थी, क्रिया योग के लिए आप अपने शरीर को तैयार करें, तो उसमें वही कपालभाति बताया गया एक्सेल वाला। शायद लेकिन रामदेव जी महाराज ने बताया होगा यही प्राणायाम। नहीं, रामदेव जी महाराज से क्रिया योग तो बहुत पहले, तब रामदेव क्रिया योग नहीं, एक्सेल वाला कपालभाति। नहीं, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि जब क्रिया योग में है वो तो लाहिड़ी बाबा के समय से है, उनके बाबा थे, गुरु जी थे जो कि हैं अभी तक महाअवतार बाबा, उनके समय से है। इसका मतलब वो कपालभाति बहुत पहले से चली आ रही है, कि शास्त्र में हो सकता है कहीं जिक्र हो, हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा या हमारी नजर नहीं गई, ये भी हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते नहीं। हाँ, लेकिन अभी तक जितना हम लोग नेट जीआरएफ में पढ़ते आए हैं उसमें कहीं नहीं मिला है। किन्हीं को मिला हो तो जरूर बताइएगा क्लास में, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये हम लोगों के लिए। लेकिन ये गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये बाबा रामदेव जी ने नहीं इनका इजाद किया हुआ। हाँ,
उनकी वजह से जरूर जो है आम लोगों तक फैला है। वातक्रम वाला एक बार और देख लेते हैं। वातक्रम में कहा गया है क्रिया में कि इरा से यानी कि बाई नासिका से वायु लेंगे, पिंगला से रेचक कर देंगे, पुनः पिंगला से पूरक करेंगे और चंद्र से यानी कि इरा से निकाल देंगे। सावधानी में बताया गया है पूरक रेचक की क्रिया तेज नहीं होनी चाहिए। फल में बताया गया है कफ दोष का निवारण होता है। अब हम लोग कपालभाति का जो दूसरा है अव्युत क्रम। अव्युत क्रम में देखिए इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, इसको बड़ी सावधानी से समझने की जरूरत है कि व्युत क्रम में कहाँ पर गड़बड़ होती है, अलग अलग शास्त्रों में क्यों अलग अलग इसकी व्याख्या की गई है, यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है। इसमें भी व्याख्या थोड़ी अलग है। तो अब व्युत क्रम जैसा कि नाम से ही तात्पर्य इसका निकल रहा है, व्युत मतलब उल्टा कर देना, किसी क्रम को उल्टा कर देना तो व्युत क्रम हो जाएगा। अब इसके भी दो अर्थ लगा लिए जाते हैं। एक अर्थ तो यह है कि जैसे व्युत क्रम में कहा गया पानी का इस्तेमाल करना है, पहले तो श्लोक पढ़ लेते हैं फिर दोनों दो अर्थ कैसे लगाया जाता है वो देख लेंगे। लिखा हुआ है नासाभ्याम जलमाकृष्य पुनर्वक्त्रेण रेचयेत पायम पायम व्युत क्रमेण श्लेष्मा दोषम निवारयेत। अब नासाभ्याम मतलब नासिका से, जल आकृष्य मतलब नासिका से पानी पिएंगे, ठीक है पी लिया। पुनर्वक्त्रेण रेचयेत, वक्त्रेण मतलब मुख से, फिर मुख से उसका रेचन कर देंगे, यानी नाक से हमने पानी लिया, मुख से उसका रेचन कर दिया। जनरली व्युत क्रम को ऐसे ही माना जाता है, एक ही लाइन में ये हो गया हमारा कि नाक से लिया मुंह से निकाल दिया, ये व्युत क्रम है। लेकिन इस कई विद्वानों का ये कहना है कि इसमें इस्तेमाल व्युत क्रम शब्द किया गया है तो, और नीचे भी कहा गया पायम पायम व्युत क्रमेण, कहते हैं कि इसको बार बार जो व्युत क्रम करना मतलब उल्टा क्रम, तो इसका मतलब है कि नाक से लिया मुंह से निकाला, मुंह से लिया नाक से निकाला, दोनों उल्टा होना चाहिए। और इस पुस्तक में बिहार स्कूल ऑफ योगा वाले में ऐसे ही लिखा हुआ है, देखिए इसका नासिका के ये अर्थ में, व्याख्या में नहीं अर्थ में लिखा, नासिका के दोनों छिद्रों के द्वारा जल खींचे मुख से निकाल दें तथा मुख से जल खींचकर नासिका से निकाल दें। यह व्युत क्रम कपालभाति है जो कफ दोषों का निवारण करती है। लेकिन बहुत सारे पुस्तकों में सिर्फ एक ही तरफ का दिया गया है, सिर्फ पहली वाली लाइन का लिया है कि नासाभ्याम दोनों नासिका से जल खींचेंगे और मुंह से निकाल देंगे, यानी नाक से लेना मुंह से निकाल देना, यही व्युत क्रम कपालभाति। तो ये दोनों अर्थ हम लगा के चलेंगे क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने इसका दो अर्थ लगाया हुआ है, तो एग्जाम में कंफ्यूजन वाला नहीं आएगा। हाँ, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो इंटरव्यू में आप दोनों अर्थ बता सकते हो रीजन सहित कि क्यों इसका दो अर्थ लगाया गया। आप कह सकते हैं सर व्युत क्रम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए कई विद्वानों का मानना है कि एक बार नाक से पिया मुंह से निकाला तो उसका व्युत क्रम मतलब उल्टा क्रम करना है कि मुंह से भी लेंगे फिर नाक से लगाएंगे। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि फिर जो है कुछ विद्वानों ने एक ही साइड का क्यों लिखा, तो हम कह सकते हैं कि कुछ विद्वानों ने ये माना कि व्युत क्रम मतलब उल्टा, पानी तो हम मुख से पीते हैं जनरली, तो इसको उल्टा कर दिया नाक से पीना, इसीलिए वहीं पर उनका मानना है कि एक ही बार उल्टा कर दिया तो हो गया हमारा काम। बस ये समझने का है कि इसमें ये दो तरीके से इसकी व्याख्या की गई है, विद्वानों ने की है। इसमें कफ दोष का निवारण होता है, ये व्युत क्रम में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब है शीत क्रम। शीत क्रम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा कपालभाति का अभ्यास है हमारा शीत क्रम का। शीत क्रम के अभ्यास में कहा गया है शीतकृत्य पीत्वा वक्त्रेण नासा नाले विरेचयेत एवं अभ्यास योगेन कामदेव समो भवेत न जायते च वार्धक्यम जरा नैवं प्रजायते भवेत स्वच्छंद देहश्च कफ दोषम निवारयेत। कहते हैं कि शीतकृत्य पीत्वा यानी कि शीतकारी ध्वनि के साथ, इसमें एक अलग चीज जोड़ दिया गया है कि शीतकारी आवाज करते हुए मुंह से पानी पीना है। पीत्वा वक्त्रेण यानी कि शीतकारी आवाज करते हुए, ये आवाज करते हुए मुंह से हम पानी पिएंगे। नासा नले विरेचयेत, फिर नासिका के मार्ग से विरेचन कर देंगे, यानी कि पानी को बाहर निकाल देंगे, यानी मुंह से पानी पीना है
नासिका मार्ग से बाहर निकाल देना है। वो भी कैसे? शीतकारी ध्वनि के साथ पीना है और फिर नाक से पानी निकाल देना है। कहते हैं एवं अभ्यास योगेन, इसके अभ्यास करने से कामदेव के समान हो जाता है योगी। न जायते वार्धक्यं च ज्वरो नैव प्रजायते भवेद स्वच्छं देहस कफ दोष निवार्येत। एक बार इधर देख लेते हैं। हाँ, कामदेव के समान बन जाता है, बुढ़ापा नहीं आता है, शरीर स्वच्छ बन जाता है, कफ दोष का निवारण होता है। ये आपका शीत क्रम का है। सिर्फ व्युत क्रम वाले में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि दोनों तरफ से करना है, एक तरफ से करना है, लेकिन जो व्यवहार में कहा जाता है वो ध्यान रखिएगा कि जो सर्वमान्य है। फिर एक बात कहता हूँ, घृण संहिता से थोड़ा अलग हट करके आपके इंटरव्यू के लिए सर्वमान्य यही व्युत क्रम के बारे में कहा जाता है कि नाक से लेना है, मुंह से निकालना है, और शीत क्रम के बारे में कहा जाता है मुंह से लेना है, नाक से निकालना है। ये व्यवहारिक तौर पर ऐसे किया जाता है, लेकिन व्याख्या दो अलग अलग तरीके से की गई है। अब है जो इंपॉर्टेंट इसमें से निकला, खिचड़ी की सिद्धि किस षटकर्म से होती है? तो नेति से, नेति से। सांभवी मुद्रा की प्राप्ति होगी आपको त्राटक से। त्राटक से। और दिव्य दृष्टि में तो नेति त्राटक दोनों है, और एक और आपने बताया था कौन सा? कपाल रंध्र। कपाल रंध्र। इसको जोड़ देते हैं, कपाल रंध्र। अब इसमें कुछ है जिसमें आंसर पहले से लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूं, तब आप लोग जवाब देंगे तो अच्छा है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा, मैं आ रहा हूँ। जल बस्ती का अभ्यास किस आसन में करते हैं? कटासन। सब लोग इसमें जो है भागीदारी कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मैसेज भी डालें, जिनको बोलना है बोलेंगे, फ्री है, छूट है, जैसे मर्जी वैसे, लेकिन सबको रिप्लाई करना है। तो जल बस्ती का अभ्यास करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, उत्कट आसन। अब आप फ्री है, जैसे मर्जी वैसे जवाब देना है। कितने जल में उत्कट आसन लिखा गया है घृण संहिता में? नाभि पर्यंत। किसी ने कहा नाभि तक, बाकी लोगों ने भी कहा नाभि तक। शुष्क बस्ती किस आसन में किया जाता है? पश्चिमोत्तानासन। शुष्क बस्ती में किस मुद्रा का अभ्यास बताया गया है? अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा। अश्विनी। तो बहुत सारे लोग जो है मैसेज में जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अश्विनी में, क्योंकि जल बस्ती में भी अश्विनी मुद्रा, लेकिन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बस इतना अंतर है। घृण संहिता में नेति कितने प्रकार की बताई गई है? एक प्रकार। बोलिएगा कीर्ति जी। हाँ, एक ही का किया गया कीर्ति जी, ठीक है, सिर्फ एक सूत्र नेति की बात की गई है। नेति की लंबाई कितनी बताई गई है? एक वितस्ती 9 इंच या 9 इंच या आधा हाथ। एक वितस्ती। सर हाँ बताएं। नेति की लंबाई समझ में नहीं आया सर, क्या सूत्र की लंबाई? नेति क्रिया होगी ना सर? नेति की तो क्रिया, हाँ, नेति सूत्र नेति की लंबाई क्या उसको बोलेंगे? नेति के धागे की लंबाई कुछ ऐसा देगा। हाँ, नेति की लंबाई, नेति के सूत्र की लंबाई, ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। बहुत अच्छा। नेति के सूत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए? एक वितस्ती 9 इंच, आधा हाथ, या एक और कुछ छूटा है इसमें, बताइए क्या छूटा है? 12 अंगुल, 12 और आधा हाथ लिख दिया। तो 4 चीजें इसमें से कोई भी आ सकता है एग्जाम में। नेति कर्म से कौन से मुद्रा की स्थिति सिद्धि में? बहुत बढ़िया।
लौलिकी में उदर को धीरे धीरे घुमाए या वेग पूर्वक घुमाना है? वेग से वेग पूर्वक। वे से वेग वेग से वेग। उसको शब्द क्या दिया गया था? अमंद वेगेन। कमंद कमंद हाँ, अमंद वेग। त्राटक क्रिया से कौन सी मुद्रा की सिद्धि होती है? संभवी मुद्रा। भवि मुद्रा। संभव संभव शांभवी। तीन प्रकार। एक सेकंड में पहले डिलीट कर लेता हूँ, फिर लिख लेंगे, कोई बात नहीं। घेरन संहिता में कपालभाति कितने प्रकार बताए गए हैं? नाम सहित उत्तर लिखें। 3 प्रकार के बाद वातक्रम, 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 शीतक्रम। शीत क्रम। अब एक बार मैसेज में लिख दीजिए सब लोग, तो और ज्यादा फिक्स हो जाएगा। उंगलियां भी एक बार जो है वो हो जाएंगी, देख लेंगे, सुन भी लिया। मैसेज में जल्दी तीनों नाम टाइप कर दीजिए क्रम से, उसी क्रम से। प्रियंका जी ने लिखा वात व्युत शीत। मीना जी ने भी लिख दिया वात क्रम व्युत क्रम शीत क्रम। उल्का युगेव जी ने लिख दिया वात क्रम व्युत क्रम शीत क्रम। ठीक है। कीर्ति जी वात क्रम व्युत क्रम शीत क्रम। उमेश जी ने भी लिखा वात क्रम व्युत क्रम शीत क्रम, वात क्रम व्युत क्रम शीत क्रम। तृप्ति जी, सुरेश जी, ब्रह्मा जी वात व्युत शीत। रश्मि जी 3 टाइप्स वात व्युत शीत क्रम। आनंद जी का, सुब्रा पटेल जी का। देखिए लिखने का मकसद ये है कि अब सबको आ गया, जब लिख लिए तो वो और ठोस हो गया हमारा। तो अब मैं लास्ट में लिख लेता हूँ वातक्रम। वातक्रम में किसका इस्तेमाल होगा? वायु। वायु का। व्युत क्रम में जल जल का। अच्छा, एक बार हम लोग इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा रोककर। एक बार व्युत क्रम को जो कंफ्यूजन थी उसके लिए एक दो बार हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। उल्का युगेव जी बता दीजिए व्युत क्रम के बारे में एक बार। व्युत्क्रम में नासिका से पानी को, जल को लेना है और मुख द्वारा बाहर निकालना है। तो जनरली यही फॉलो किया जाता है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है कि पहले नासिका से लेके मुंह से छोड़ते हैं और फिर मुंह से लेके नासिका से छोड़ते हैं। लेकिन हम यही याद रखेंगे कि नासिका से लेके मुंह से छोड़ना है। रश्मि जी जी सर, बताइएगा व्युत क्रम। व्युत्क्रम में नासिका से जल लेना है और मुख के रास्ते से बाहर निकालना है। और इतना ही ज्यादातर कहा जाता है, पर अगर और डिटेल में कहा जाए तो नाक से लेना और मुख से छोड़ना, और फिर मुख से लेना और नाक से जल बाहर निकालना। तो अधिकतर ज्यादातर विद्वान पहला वाला भाग ही व्युत्क्रम में मानते हैं। ठीक है। अभी हैंड रेज हुआ था, किनका था हैंड रेज? सर मेरी आवाज आ रही है? प्रियंका जी, किनका है? सर हाँ, हाँ प्रियंका सर, जी। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि सर की घेरन संहिता के अनुसार यदि पूछेंगे तो फिर हम यही बताएंगे ना कि नासिका से पानी को लेना है और मुख से छोड़ना है, और फिर मुख से लेना है और नासिका से निकालना है। देखिए जो सर्वमान्य में तो एक ही का इस्तेमाल जनरली ज्यादातर जगहों पर किया जाता है प्रियंका जी, कि नाक से लिया मुख से निकाल दिया। लेकिन कई जगहों पर इसमें कहा गया, अब इसमें जैसे कि बिहार स्कूल ऑफ योगा वाले का कहना है कि बात भी विधि का नहीं, उसमें व्युत क्रम शब्द का इस्तेमाल किया गया, नीचे भी एक जगह लिखा हुआ, इसीलिए हम इसको 2 बार मानेंगे कि नाक से लिया मुंह से निकाला, मुंह से लिया नाक से निकाला। लेकिन जो ज्यादातर जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है और सब लोग इसको मानते हैं, वो नाक से लेकर मुंह से निकालना। हाँ पुंडलिक सर, उसमें व्युत्क्रम मतलब दिया है ना शब्द, तो फिर तो उल्टा ही होगा ना सर, क्योंकि आगे तो मतलब सामने तो चर्चा नहीं की व्युत्क्रम की, सिर्फ सिंपल बताया गया है कि नाक से लेना है और मुख से छोड़ना है, और बाद में व्युत्क्रम का शब्द यूज किया है, तो फिर मुख से भी लेना और नाक से छोड़ना, ये तो होगा ना सर। ये जो आप कह रहे हो ना पुंडलिक जी, यही चीज बिहार स्कूल ऑफ योगा वाले का भी कहना है, इसीलिए लॉजिकल भी लगता है। तो क्योंकि सर पहले ही व्युत्क्रम का शब्द इस्तेमाल किया होता, हाँ, मतलब एक ही चीज के लिए,
हाँ तो फिर बार बार हम उसी को कर रहे हैं व्युत्क्रम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो होता है। तो 2 बार इस्तेमाल हो गया ना उस हिसाब से। है कितनी बार इस्तेमाल, एक बार और देख लेते हैं। सर एक ही बार है, लेकिन सर एक फिर ही भी बार है मुझे सर। इसमें डाउट एक है। ही बार है, लेकिन चूंकि पहले वाले लाइन में तो बोल दिया गया है रेचक करने के लिए, और उसके बाद पायम पायम व्युत्क्रमेन शब्द लिख दिया गया है। पायम पायम व्युत्क्रमेन से है ना कि विपरीत विधि से पानी पी पी कर निकालें। पायम पायम व्युत्क्रमेन का यही अर्थ होता है, विपरीत विधि से पानी पी पी कर निकालें। पायम पायम पिए पिए और विपरीत विधि से निकाल दें। तो उसी वजह से ये कंफ्यूजन पैदा हुई। सर तो अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता के हिसाब से तो यही होगा ना सर, कि नाक से लेना मुंह से निकालना, मुंह से लेना नाक से निकालना। हाँ ये यही होगा, लेकिन जो है ज्यादातर लोग इसको यही कहते हैं, नाक से लेकर के एक ही बार का वो मान करके ज्यादातर लोग बात करते हैं। लेकिन घेरन संहिता में ये लिखा हुआ है दूसरी लाइन, पायम पायम। जी सर। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर, इसीलिए इसकी चर्चा भी छेड़ दी कि एक बार कर लेते हैं ताकि सब लोगों को ये रहे। हाँ, अगर भविष्य में आप लोग कहीं जाएं, कोई बहुत बड़े विद्वान मिल जाते हैं जो संस्कृत के बिल्कुल एक एक शब्द को, या उनका योग का अभ्यास कुछ रहा हो ऐसा दिव्य वाला, तो वो एग्जैक्ट बता पाए तो जरूर एक दूसरे से शेयर कीजिएगा, इस वाले व्युत्क्रम का खास करके। अब हम लोग आते हैं वातक्रम कपालभाति की शुरुआत इरा से करते हैं या पिंगला से करते हैं? ईड़ा से। ईड़ा से करते हैं। लोग ही बोल रहे हैं या 2-3 लोग ही टाइप कर रहे हैं, सब लोग इसका जवाब लिखेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग जो ये करते हैं अनुलोम विलोम, कहते हैं ठंड में राइट से लेंगे और गर्मी में लेफ्ट से लेंगे, तो इसमें ऐसा नहीं है। वातक्रम में एक ही बताएगा, इरा 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 सब लोगों का है, इरा से शुरू करते हैं। इरा फ्रॉम लेफ्ट, बहुत अच्छा, इरा फ्रॉम लेफ्ट। अब अगला सवाल है, वातक्रम कपालभाति में क्या सावधानी बरतने को कहा गया है? जल्दी जल्दी नहीं करना है, फास्ट नहीं करना है। यानी कि धीरे धीरे पूरक रेचक, स्लो, हाँ जल्दी नहीं करना, ठीक है, धीरे धीरे पूरक और रेचक करना, स्लो। व्युत्क्रम कपालभाति में जल कैसे पीते हैं? शुरुआत कहाँ से करते हैं? नासिका से। नासिका। देखिए, अगर ये सवाल आ जाए ना तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि शुरुआत नोज से ही की गई है, नाक से, नोज से। अब शीत क्रम कपालभाति में जल कहाँ से पीते हैं? मुख से। मुख से। मुख से। मुख से। इसमें तो खैर एक ही बार कहा गया। किस कपालभाति से वृद्धावस्था वाला कहाँ से आ गया? किस कपालभाति से वृद्धावस्था नहीं आती है? शीतक्रम। शीतक्रम से। शीतक्रम।